हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे। हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लास 8th की एनसीईआरटी की बुक ज्योग्राफी। ठीक है, क्लास 8th की एनसीईआरटी की बुक ज्योग्राफी मतलब भूगोल का चैप्टर 2 अध्याय 2 जो है पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आप लोगों के साथ पार्ट 1 जो है डिस्कस किया था। ठीक है, चैप्टर नेम है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। इस चैप्टर को स्टार्ट कर दिया था। आज जो है हम पार्ट 2 जो है करेंगे। और आप लोगों को मैं बता दूं कि मैंने जो इसमें कल जो करवाया था भूमि का उपयोग, भूमि संसाधन का जो भूमि, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं एक प्राकृतिक संसाधन है और इसका संरक्षण किस तरीके से करना है इसके बारे में बताया था। मृदा के बारे में पढ़ा था, मृदा के प्रकार के बारे में पढ़ा था, मृदा निर्माण के कौन कौन से कारक हैं ये हमने समझा। आज जो है हम पढ़ने वाले हैं मृदा संरक्षण के उपाय, कौन कौन सी विधियों से जो है मृदा का संरक्षण किया जा सकता है, और जल। इन दो टॉपिक को जो है एकदम बेसिक से एक एक चीज़ जो है एकदम टू दी पॉइंट्स में जो है मैं करवाने वाली हूँ। ठीक है, एकदम टू दी पॉइंट्स में। देखिए, इस चैप्टर को जो है मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। 3 पार्ट में डिवाइड करने का मेन फोकस यही है, मेन रीज़न यही है कि आप लोगों को जो है एकदम एनसीईआरटी एकदम एक एक लाइन जो है अच्छे से समझा सकूं, अच्छे से करवा सकूं। क्योंकि अगर ऊपर ऊपर से करेंगे ना तो कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। जबकि हमें पता है कि जो सीटेट है, सीटेट का जो बेस है ना वो है एनसीईआरटी। और क्योंकि एनसीईआरटी से ही आता है सीटेट में, और सीटेट का जो लेवल है डे बाय डे जो है बढ़ता जा रहा है। कथन और कारण बेस्ड क्वेश्चन आप पूछे जाने लगे हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि आपको एनसीईआरटी जो है लाइन टू लाइन जो है अच्छे से आप उसको पढ़ें, उसे समझें। पढ़ना नहीं है, उसे समझना है, क्योंकि क्वेश्चन किस तरीके से घुमा कर पूछ दे वो हमें पता नहीं। देखिए, जिन लोगों का सीटेट नहीं निकल पाता है ना, क्योंकि अभी जो है आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा टाइम है। हम सब लोगों को पता है कि सीटेट जनवरी का जो एग्ज़ाम हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है। जिनका भी नहीं निकला, ऐसा तो नहीं है कि बहुत सारे लोग होंगे जो पहली बार देंगे और कई लोग होंगे जो दोबारा देंगे। तो ऐसा तो है नहीं कि आप लोगों को सीटेट का एग्ज़ाम देना नहीं है, देना है। तो आप नोटिफिकेशन का वेट क्यों करें? क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि अगर आपका पेपर 2 एसएसटी है या साइंस मैथ्स है, राइट, साइंस हो या मैथ्स हो, इसका जो सिलेबस है ना बहुत ब्रॉड है। एनसीईआरटी एसएसटी की बता दूं तो पूरा टोटल 9 बुक है। तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, खुद से पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि आज से ही स्टार्ट कर दें। क्योंकि जब नोटिफिकेशन के बाद अगर आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों को हार्डली 1 मंथ मिलता है, राइट, 1 मंथ मिलता है। तो आप 1 मंथ में 9 बुक, नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप इसे कवर कर सकें। और जो लोग कवर भी करते होंगे ना, मुझे तो यही लगता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 9 बुक जो है आप कवर कर लेंगे। 7-8 घंटा पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं ऊपर से थोड़ा सा ऊपर जो है आप लोगों को पढ़ना होगा। अगर आप आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर दें तो आप देखेंगे कि आप जो है जब नोटिफिकेशन आएगा तो आधा चीज़ें जो है पढ़ लिए होंगे। ठीक है, देखिए, मेरा काम है गाइड करना और मैं हमेशा गाइड करती रहती हूँ। और आप लोगों का काम है कि आप लोगों को जो है किस तरीके से करना है अगर आप सेल्फ स्टडी करें। क्योंकि सीटेट है, सेल्फ स्टडी से निकाल सकते हैं अगर एक अच्छे तरीके से एक स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ें तो। देखिए, आप लोगों को ना क्लास 6 और 7 की ज्योग्राफी है ये ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। और इसी चैनल पे पूरा जो है पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम मैंने एनसीईआरटी एकदम टू दी पॉइंट्स में करवाया हुआ है। और इसके जो नोट्स है वो टेलीग्राम पे मैंने शेयर किया हुआ है। प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में जब जाएंगे ना तो यहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी एनसीईआरटी ज्योग्राफी। ठीक है, एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6, 7, 8 उसमें लिखा होगा। उसको जो ओपन करेंगे तो पूरा चैप्टर वाइज जो है आप लोगों को पूरा जो है वीडियोस मिल जाएगा। और उसका जो नोट्स है टेलीग्राम पे शेयर किया हुआ है। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहाँ से जाके जो है आप जुड़ सकते हैं। तो ये सब तो रही बातें। अब हम कर लेते हैं काम की बात। ठीक है, तो आज जो है हम कवर करेंगे। अगर देखिए, अगर वीडियो पसंद आती है, आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ हिट लाइक बटन। एंड अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जो है आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप जो है सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और सीटेट का एग्ज़ाम पहली बार देने जा रहे हैं या पहले दे चुके हो तो जुड़ सकते हैं, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। क्योंकि मैं यहाँ पे सीटेट के रिगार्डिंग हमेशा टिप्स एंड ट्रिक्स तो शेयर करती हूँ, साथ में जो है गाइड करती रहती हूँ कि क्या पढ़ना है, किस तरीके से आप लोगों को जो है करना है, जिससे कि अपकमिंग जो सीटेट है वो निकाल सकें। अगर आप सेल्फ स्टडी करें तो आप लोगों को यहाँ से जो है एक प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा। देखिए, पढ़ते सब हैं लेकिन एक डायरेक्शन मिल जाए ना कि किस तरीके से करना है, तो आप जो है कर सकते हैं। मैं डे 1 से कहती हूँ कि हमेशा आपको एनसीईआरटी फॉलो करना है। सब लोग जानते हैं कि जो इसका रिजल्ट कम रहता है ना, कारण है क्या, लोग एनसीईआरटी कवर नहीं करते। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। ये सब चीज़ें जो है हमने कर लिया है, राइट। मृदा के प्रकार तक हमने पढ़ लिया। तो आज जो है हम करने वाले हैं मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय।
किस तरह से मृदा का निम्नीकरण होते जा रहा है और उसके संरक्षण के क्या उपाय हैं। ठीक है, हम सब लोग जानते हैं कि मृदा एक प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन इस प्राकृतिक संसाधन को दो सबसे बड़ा खतरा है, मृदा का अपरदन और क्षीणता। ठीक है, मृदा अपरदन और क्षीणता जो है मृदा संसाधन के लिए सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। अब ये अपरदन होता क्या है, अगर आम भाषा में बोले तो मिट्टी का हट जाना, राइट। तो जो ऊपरी मृदा होती है ना, हम सब लोग जानते हैं, जब मैं मृदा की वो मृदा परिच्छेदिका बता रही थी तो मैंने बताया ना कि जो ये यहाँ पे जो मृदा होती है, जो सबसे ऊपरी मृदा होती है ना, वही जो है उर्वर मृदा होती है। मतलब कि ये वो मृदा होती है जिसमें कार्बनिक पदार्थ और पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिसमें जो है हम कुछ भी बोएं, मतलब कोई भी बीज डालें तो उसकी उत्पादकता जो है बहुत ही अच्छी होती है। तो कहने का मतलब है कि ये जो है अगर हट जाएगा तो आपका क्या होगा, मृदा का अपरदन हो जाएगा, राइट। तो मृदा का अपरदन और क्षीणता ही मृदा संसाधन के लिए सबसे बड़ा खतरा जो है बना हुआ है। अब हम समझते हैं कि जो मृदा का निम्नीकरण है उसका क्या कारण है। मृदा के निम्नीकरण में जो सहायक कारक है ना, सबसे बड़ा है वनों उन्मूलन। आप लोग देख रहे हैं कि बढ़ती जनसंख्या के कारण, बढ़ती जनसंख्या और उसकी मांग के कारण जो है दिन प्रतिदिन जो है लोग क्या करते जा रहे हैं, वनों को काटते जा रहे हैं अपनी अपनी सुविधाओं के लिए। घर बनाना है या उन्हें अच्छे फर्नीचर चाहिए, चाहे जो भी हो, तो कहीं ना कहीं जो है देखने को क्या मिलता है कि जो मृदा का निम्नीकरण है वो जो है उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो है वनों उन्मूलन। ठीक है, मतलब कि क्या हो रहा है, वनों को जो है लोग काटते जा रहे हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं जो है इसका कारण है, क्योंकि जब आप लोगों को पता है कि जब वन कटेंगे, ठीक है, एक पेड़ जब लगता है उसके यहाँ से वहाँ की जो आसपास की मिट्टी है ना, वो जो है सही बनी रहती है। लेकिन जब इसको हटा देंगे तो कहीं ना कहीं जो है ये जब बारिश होगी या बाढ़ आएगा तो ये जो मिट्टी है ये अपरदित हो जाएगी, राइट। तो वनोन्मूलन इसका एक कारण है। दूसरा क्या है, अतिचारण। कल ही मैंने आप लोगों को समझाया था अतिचारण क्या होता है। ठीक है, कहीं पर जो मवेशी होते हैं, हम सब लोग जानते हैं कि जो भी गाय बैल भेड़ बकरी जो भी है उनके लिए जो है चारागाह होना चाहिए, मतलब कि उनके लिए चारा वहाँ पे लेकर इकट्ठा करें। लेकिन जब ये मवेशी जो प्राकृतिक पेड़ पौधे और वनस्पति है उसको जो है एक ही जगह पर खाते खाते जो है उसे खत्म कर देते हैं, तो उसके कारण भी जो है मृदा का क्या होता है, निम्नीकरण होता है। मृदा जो है अपरदित होते चली जाती है। समझ में आया? क्योंकि वहाँ का जो घास है, वनस्पति है या पेड़ पौधा है, उसको चरेंगे, मतलब अपने चरने के लिए, अपने खाने के लिए प्रयोग करेंगे, तो कहीं ना कहीं एक टाइम के बाद जो है वो खत्म हो जाएगा। फिर वहाँ से जो है मृदा क्या है, जब बारिश आएगी तो वो कहीं ना कहीं जो है उसका कटाव होने लगेगा। ठीक है, रासायनिक उर्वरों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग करना भी मृदा के निम्नीकरण में का जो है एक कारण है। वर्षा का दोहन, ठीक है, वर्षा अत्यधिक होना, उसके कारण भी मृदा का अपरदन होता है। भूस्खलन और बाढ़ आ जाना, ठीक है, इसके कारण भी जो है क्या, मृदा का निम्नीकरण में एक मतलब कि बहुत ज़्यादा ये मदद करते हैं। मतलब कि मृदा को के अपरदन और क्षीणता में जो है इनका जो है रोल होता है, इनका जो है क्या होता है, महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो इन सब चीज़ों को जो है हमें ध्यान में रखना है कि किस तरह से वनों उन्मूलन नहीं करना है, अतिचारण से बचना है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। अब दूसरी बात हम करते हैं, मृदा के संरक्षण की जो क्या विधियां हैं। ठीक है, इसको किस तरीके से जो है हम संरक्षित कर सकते हैं, मृदा को बचा सकते हैं। तो सबसे पहले जो है इसकी कुछ विधियां हैं। देखिए, ये है माल्च, मल्च नहीं है, माल्च। ठीक है, माल्च बनाना। अब माल्च बनाना होता क्या है, देखिए, जब भी पौधों के बीच, जो हम जब कोई पौधा लगाते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि पौधों के बीच, ठीक है, इस प्रकार से जो है अनावरित भूमि जो है बच जाती है। अनावरित भूमि जव पदार्थ जैसे कि प्रवाल से ढक दी जाती है। ठीक है, इसे मृदा की आर्द्रता जो है क्या होती है, रुकी रहती है। कहने का मतलब है माल्च बनाना, पौधों के बीच जो भी अनावरित भूमि है, जैव पदार्थ है, जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से, मतलब कि ये जो भूमि है ना, एक आप लोगों ने यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे पौधा लगा हुआ दिख रहा है, फिर उसके बाद जो है ये बीच वाली जो है भूमि दिख रही है। तो इसको क्या करना है, कोई भी जैव पदार्थ हो, वो आपका गोबर हो सकता है या जो प्राकृतिक वनस्पतियां हैं उनसे उनसे क्या है, इसको जो है ढक देना है। तो इससे क्या है, जो है मृदा की जो आर्द्रता है ना, वो क्या रहेगी, रुकी रहेगी। तो माल्च बनाना एक महत्वपूर्ण विधि है मृदा के संरक्षण में। ठीक है, नहीं तो आप इस तरह से कोई पौधा उगाया और इधर जो है ये अनावरित भूमि ऐसे ही छोड़ दिया, तो ये क्या है, भूमि मिट्टी का जो है कटाव हो जाएगा। ठीक है, पानी आया बारिश के साथ जो है वो मिट्टी चली गई, तो कहीं ना कहीं जो है उर्वर जो मिट्टी होती है वो चली जाती है, क्योंकि जो ऊपरी मिट्टी होती है ना वही उर्वर होती है। तो ये तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। कि यहाँ पे कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, देखिए, वेदिका फार्म, दूसरा क्या है, वेदिका फार्म। ये क्या होता है, ये तो एक मैंने आप लोगों को एक मतलब एग्जाम्पल दिया है, लेकिन जितने भी चौड़े समतल मैदान होते हैं,
ठीक है। अधिकतर जो है वेदिका जो है तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि जो सपाट सतह है, ठीक है, फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए और पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन का काम जो है होता है, सॉरी कम होता है। ये क्या है, मृदा अपरदन कम होता है। कहने का मतलब जो वेदिका फार्म है ना, ये चौड़े समतल सपाट जो जगह होता है और ज़्यादातर तीव्र ढालों पर जो है बनाया जाता है ताकि जो सपाट सतह है ना फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए और जो पृष्ठीय जो सतह है, ठीक है, वहाँ पे जो है उसकी मृदा का जो अपरदन है वो कम हो, ठीक है। इसके लिए जो है वेदिका फार्म जो है एक महत्वपूर्ण है मृदा संरक्षण में के लिए। आगे तीसरी विधि देखते हैं। हाँ, तीसरी विधि जो है वो है क्या है, एक मिनट, समुच्चय रेखीय जुताई। देखिए समुच्चय रेखीय जुताई का भी एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। जो पहाड़ी एरिया होते हैं ना वहाँ पे जो है ये बनाया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, ठीक है, आप यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या फ़र्क पड़ता है। तो पहाड़ी ढाल पर जब समुच्चय रेखाओं के समानांतर जुताई किया जाता है तो ढाल से नीचे जो बहता जल है उसके लिए जो है ये जो प्राकृतिक अवरोधक का काम करता है। कहने का मतलब है अगर समुच्चय रेखाओं के समानांतर जुताई किया जाए तो जो बहता जल है वो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे जाके रुक जाएगा। तो इस तरीके से जो है समुच्चय रेखीय जुताई जो है क्या मृदा संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण विधि मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो है मिट्टी का कटाव नहीं होगा। ये जो है इस तरीके से अगर जोता जाएगा तो ये कहीं ना कहीं जो पानी है वो जो है रुक जाएगा, ठीक है। तो मिट्टी जो है इसे मतलब मिट्टी का कटाव नहीं होगा, मिट्टी अपरदित नहीं होगी। आगे हम बात करते हैं रक्षक मेखलाएं, ठीक है, एक मिनट। रक्षक मेखलाएं क्या है, देखिए जो तटीय प्रदेश है, ठीक है, जो समुद्र के किनारे वाले जो क्षेत्र है, तटीय प्रदेश और जो शुष्क प्रदेश है जहाँ पे बारिश नहीं होती है, मतलब सूखे एरिया है, वहाँ पे पवन की गति को रोकने के लिए वृक्ष जो है ना इस तरह से कतारों में लगाए जाते हैं। मतलब तटीय प्रदेशों में और जो शुष्क प्रदेश है वहाँ पे हवाओं को रोकने के लिए वृक्ष जो है किस तरह से इस प्रकार से कतारों में लगाए जाते हैं। तो जब कतार में लगाए जाए ना तो ये जो है मृदा आवरण को बचाया जा सकता है। इनको कहा जाता है रक्षक मेखलाएं। तो मृदा संरक्षण का ये भी एक महत्वपूर्ण विधि है, रक्षक मेखलाएं, कि वृक्ष को कटारों में लगाना जिससे कि जो पवन की गति रोकने के लिए वृक्ष जो है कतारों में लगाए जाते हैं, जिससे कि मृदा का जो आवरण, मृदा की जो ऊपरी परत है वो जो है न उड़े, मतलब कि उसको बचाने के लिए। आगे हम बात करते हैं पांचवी विधि, समुच्चय रेखीय रोधिकाएं। अब ये समुच्चय रेखीय रोधिकाएं क्या हैं, ये भी कुछ इसी तरीके से, देखिए समुच्चय रेखीय रोधिकाएं बनाया गया है। तो समुच्चय रेखाओं पर, समुच्चय जो रेखाएं हैं इस पे जो है रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों का प्रयोग किया जाता है, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जो है जल एकत्र करने के लिए जो है खाइयाँ बनाई जाती हैं, ठीक है। मतलब कि रोधिकाओं के सामने क्या है, जल एकत्रित करने के लिए क्या है, खाइयाँ बना दी जाती हैं। तो ये है समुच्चय रेखीय रोधिकाएं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। चट्टान बांध क्या होता है, देखिए चट्टान बांध ये भी जो है जल के प्रवाह को कम करने के लिए, आपने देखा होगा जगह जगह पे जो है बांध बनाया जाता है। तो इसका भी कारण है कि जल का जो प्रवाह है ना उसको कम करने के लिए, ताकि जो वहाँ से मृदा जो है जो अपरदित है वो ज़्यादा दूर न जाए, मतलब कि मृदा को बचाने के लिए, मृदा की क्षति को मतलब कि उसको क्या है रोकने के लिए, ठीक है। तो ये चट्टान भी जो है मृदा संरक्षण का एक महत्वपूर्ण उपाय है, मृदा संरक्षण की महत्वपूर्ण विधि है। बीज की फसल उगाना, देखिए बीज की फसल की अगर हम बात करें ना तो अगर आप लोगों ने देखा होगा कि मैं एक बार ये समझा देती हूँ पहले। वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए, वर्षा से मृदा को संरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में लगाई जाती हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि जैसे एक फसल हो गई तो अब दूसरी फसल थोड़े टाइम के बाद होनी है। इससे अच्छा है कि क्योंकि उसके बीच में अगर बारिश होगा तो वो कटाव हो जाएगा, तो उसके बीच में जो है कोई भी फसल लगाना। तो अलग अलग समय पे अलग अलग तरह की जो भी फसलें हैं वो जो है एकांतर कतारों में लगाएं, जिससे कि मृदा का जो है संरक्षण किया जा सके, मृदा का कटाव से बचाया जा सके, मृदा का निम्नीकरण ना हो, ठीक है। तो ये तो था मृदा संरक्षण के उपाय, और उम्मीद करती हूँ ये जो 6 उपाय हैं ये आपको जो है अच्छे से समझ में आ गए होंगे। 6 नहीं 7 थे, ठीक है, ये 5, ये 6, ये 7।
ठीक है, तो 7 उपाय ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। देखिए, समुच्चय रेखीय रोधिकाएं कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। इसमें सिंपल सी बात है कि समुच्चय रेखाओं पर जो रोधिकाएं बनाया जाता है, ये पत्थर से, घास से, मृदा का उपयोग जो है किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जो है जल एकत्रित करने के लिए खाइयाँ बना दी जाती हैं, जिससे कि मिट्टी का कटाव जो है वो ना हो। ठीक है, मतलब खाइयाँ बना दी जाती हैं। चट्टान बांध का भी यही काम है कि जल के प्रवाह को कम करने के लिए, क्योंकि जल का प्रवाह जितना तेजी से होगा तो मृदा का कटाव जो है उतना तेजी से होगा, तो मृदा के अपरदन को रोकने के लिए बीज की फसल का कारण भी यही है। तो उम्मीद करती हूँ ये जो है आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं जल की। जल से जो है बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन लगता है टॉपिक बहुत ही इजी है, और ये इतना इजी लगता है ना कि लोग इसको पढ़ना भी मतलब कि महत्वपूर्ण नहीं मानते। लेकिन आज जो है मैं इसको एक एक चीज़ जो है इस पर करवाने वाली हूँ, बस वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अगर आप एसएसटी में पेपर 2 एसएसटी में एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो देखिए, जिनका भी पेपर 1 है उनके लिए भी मैं अभी जो है क्लासेस स्टार्ट करूँगी। अभी आज पेपर 2 एसएसटी की है, आने वाले टाइम में जो है बहुत जल्द ही मैं जो है सीडीपी स्टार्ट करने वाली हूँ। बस आप लोगों के लिए जो है कंटेंट, क्योंकि कंटेंट रेडी करना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो भी अच्छा, तो उसमें जो है थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, तो आप लोगों को, अगर आप लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप लोगों की मैं जो है एक हेल्प ज़रूर करूँगी। अगर आप लोगों को चाहिए तो, अगर चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर नहीं चाहिए तो खुद से भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि CTET का एग्ज़ाम है, सेल्फ स्टडी से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर टिप्स एंड ट्रिक्स और एक सही गाइडेंस की ज़रूरत है तो आप जो है जुड़ जाइए, कोई कॉस्ट नहीं है इसका। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जल, हाँ, तो जल क्या है? देखिए, जल, पानी, ठीक है, ये भी एक प्राकृतिक संसाधन है और नवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि हम लोग सब लोग जानते हैं कि ये खत्म नहीं होने वाला है। ठीक है, पृथ्वी का 3/4 भाग जो है वो जल से घिरा हुआ है। कहने का मतलब है, अगर ये 4 भाग है ना, तो 3 भाग जो है किससे घिरा हुआ है? जल से। तो पृथ्वी का 3/4 भाग किससे घिरा हुआ है? जल से ढका हुआ है। और 3.5 अरब वर्ष पहले, अगर मैंने ये कल भी बताया था कि अगर देखा जाए ना तो बहुत साल पहले भी, अरबों वर्ष पहले भी जो जीवन की शुरुआत हुई थी ना, वो महासागरों से ही प्रारंभ हुआ था। आप लोगों को पता है कि जितने भी सभ्यताओं का विकास हुआ है वो सभी नदी घाटियों के किनारे ही हुआ है। क्यों? क्योंकि आसानी से अगर जल उपलब्ध हो जाता है, पीने योग्य पानी उपलब्ध हो जाता है, तो वहाँ पे हम जो है रह सकते हैं, अपना जो है पानी पी सकते हैं। पीने के साथ साथ जो है और भी बहुत सारे काम होते हैं, चाहे वो हमारा अपना डेली जो हमारी दिनचर्या का काम हो, या हमारा सबसे महत्वपूर्ण कृषि का काम हो, हम कृषि कर सकते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो है सबसे पहले जो सभ्यताओं का विकास हुआ कहाँ पर हुआ? वो जो है नदी घाटियों के किनारे हुआ। तो अरब वर्ष पहले जो है जीवन जो है महासागरों में ही प्रारंभ हुआ था। आज भी महासागर जो है पृथ्वी के 2/3 भाग पर, मतलब कि 2/3 भाग जो है किससे ढका हुआ है? वो महासागरों से ढका हुआ है, सागरों से ढका हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात ना कि जो इस सागर का जो पानी है, पानी 2/3 भाग में है, लेकिन फिर भी जो है हमारी पृथ्वी पर पानी की कमी है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर जो पानी है ना, वो क्या है? लवणी है। ठीक है, कहने का मतलब है खारा है। क्या है? खारा है, नमकीन है। ठीक है, नमकीन है। तो कहीं ना कहीं ये पानी जो है पीने योग्य नहीं है, जो मानवीय उपयोग के लिए क्या है? उपयुक्त नहीं है। जो अलवणीय जल है, समझिएगा इसे, जो अलवणीय जल है, मतलब कि जो पानी हम पी सकते हैं, वो केवल 2.7% भाग ही है। और ये जो पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किया ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जल जो है एक नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। सुनने में बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, कई बार पूछ दिया जाता है। ठीक है, लेकिन हमारे जो पृथ्वी पर 3/4 भाग जल से ढके हुए होने के कारण, लगभग 2/3 भाग जो है सागरों और महासागरों का होने के कारण भी जो है केवल क्या है? पानी, फिर भी पानी की कमी होती है। कारण क्या है? क्योंकि वो पानी जो है बहुत ज़्यादा खारा है, उपभोग के लिए जो है हम उपयुक्त नहीं वो है। कहने का मतलब है कि हम उसका उपयोग जो है नहीं कर सकते हैं। जो पानी पीने योग्य है, मतलब लवणीय है, जो खारा नहीं है, वो केवल कितना है? 2.7%, मतलब कि 2.7% जो पानी है शुद्ध पानी है। लेकिन इसका भी 70% भाग, मतलब कि 1.7, कहने को कई बार आ जाता है ना 3%, तो लगभग 3% मान लेते हैं कि पानी जो है अलवणीय है। लेकिन एग्जैक्ट बताया जाए तो 2.7%, जो एनसीईआरटी मानता है, वो कहता है कि 2.7% भाग ही जो है अलवणीय है। और क्योंकि हमें CTET के लिए पढ़ना है, तो हमें जो है क्या फॉलो करना है? एनसीईआरटी, राइट। तो एनसीईआरटी में जो कहा जाता है वो है कि 2.7% भाग जो है अवलवणीय है।
मतलब पीने योग्य पानी है, लेकिन इसका जो 70% भाग है, मतलब 1.7% जो भाग है वो जो है अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय जो प्रदेश हैं उससे जो है वो बर्फ़ों से ढका हुआ है, मतलब कि इतना जो है ये बर्फ़ के रूप में हमें कहीं ना कहीं ये मिलता है। तो केवल 1% जल जो है मानव के उपभोग के लिए उपयुक्त है। कहने का मतलब 1% जल ही है जो हम जो है उपयोग करते हैं, और ये जल किस रूप में मिलता है ये भी आपको पता होना चाहिए। भौम जल के रूप में, नदियों, झीलों, वायुमंडल, जल वाष्प के रूप में जो है ये क्या किया जाता है, पाया जाता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें अलवणीय जल की, अलवणीय, ठीक है, यह है अलवणीय जल पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है। क्यों? क्योंकि ये हमारे जो है जीवन का आधार है, मतलब कि हमें जीवन के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है। तो अलवणीय जल जो है पृथ्वी का सबसे मूल्यवान पदार्थ है, और पृथ्वी पर जो जल की मात्रा है ना वो स्थिर है, मतलब कि जितना है वो उतना रहेगी, ना इसे घटाया जा सकता है ना ही इसे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन जो इसकी प्रचुरता है, कहने का मतलब जितनी मात्रा जल की है उसमें भी विविधता देखने को मिलती है। क्योंकि यह कैसे दिखता है आपको, वाष्पीकरण के रूप में। आप लोग देखेंगे कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो कहीं ना कहीं जो है क्या है, जो महासागरों का जल है या नदी घाटियों का जल है वो वाष्पीकरण होता है, मतलब वाष्प के रूप में ऊपर जाता है, ठीक है, बादलों में, फिर वर्षण के रूप में जो है वो बारिश करता है, तो फिर जो है वो हमारे भूमि पर, हमारे महासागरों में दोबारा पहुंचता है। ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया है ना ये ऐसे ही जो है चलती रहती है। तो ये जो वाष्पीकरण, फिर वर्षण, फिर वाह की प्रक्रियाओं के द्वारा फिर से ये महासागरों में, वायु में, मतलब आर्द्रता के रूप में, वायु में भी देखेंगे ना पाया जाता है जल, जब नम जलवायु होती है जहाँ पर आर्द्रता के रूप में जो है मिलता है। भूमि पर पुनः महासागरों में जो है चक्रण द्वारा ये निरंतर जो है जल जो है क्या है, गतिशील है, मतलब कि जो जल की मात्रा है वो स्थिर है। कई बार क्वेश्चन आता है जल की मात्रा क्या है, कई लोग सोचते हैं अस्थिर है, मतलब इसको बढ़ाया जा सकता है, घटाया नहीं। जल की जो मात्रा है ना वो स्थिर है, ना इसे घटाया जा सकता है ना ही इसे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इसमें जो है जो जल की मात्रा है उसमें भी जो है विविधता देखने को मिलता है, जितनी जल की मात्रा है उसमें भी क्या देखने को मिलता है, विविधता। ठीक है, जो ये प्रक्रिया है इसको क्या कहा जाता है, जल चक्र। जल का उपयोग न केवल पीने के लिए और जो धुलाई है, सफाई है उसके लिए होता है, बल्कि इसके उत्पादन भी इससे किया जाता है, उत्पादन प्रक्रिया में भी इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि जो जल है कृषि उद्योगों में, बांधों के जलाशयों के माध्यम से विद्युत उत्पन्न करने में, मतलब जल का जो उपयोग है कृषि के लिए किया जाता है, उद्योगों तथा बांधों के माध्यम से, जलाशयों में जो है बांध बना के उसके माध्यम से विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी इसका जो है क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जल की उपलब्धता की फिर भी समस्या देखने को मिलती है, समझिएगा इस चीज को, सॉरी। देखिए, जल की उपलब्धता की समस्या देखने को मिलती है कैसे। जल स्रोतों के सूखने तथा जल प्रदूषण के कारण और अलवणीय जल की जो है आपूर्ति की कमी के कारण मुख्य कारक क्या है। कहने का मतलब है जो जल स्रोत हैं वो सूख रहे हैं जल प्रदूषण के कारण, और अलवणीय जो जल की आपूर्ति की कमी जो बढ़ती जा रही है, इसका मुख्य कारक क्या है। तो इसका मुख्य कारण है बढ़ती जनसंख्या, लोगों की मांग, भोजन, जो नगदी फसलों की बढ़ती मांग, ठीक है, बढ़ता जो नगरीकरण है, बहुत ज़्यादा जो है नगरों का विकास हो रहा है, और बेहतर होता जीवन स्तर। इन सब के कारण जो है कहीं ना कहीं जो है जल उपलब्धता की समस्या बढ़ती जा रही है। ठीक है, कहीं ना कहीं हम लोगों को, सब लोगों को नगरीकरण मतलब अच्छा लग रहा है, बेहतर लोगों को जीवन स्तर चाहिए, ठीक है, नगदी फसलें चाहिए, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन इन सब के कारण जो है अलवणीय जल की आपूर्ति में, जो अलवणीय जल है, जो जल पीने के योग्य है, इसमें जो है कमी देखने को मिलता है। देखिए इस चीज़ को समझिएगा, ये एनसीईआरटी का है, और आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1975 में मानव उपभोग के लिए जो जल की जो खपत थी ना, ये कितना था, 3850 घन किलोमीटर वर्ष थी। ठीक है, लेकिन 2000 में, 1975 के बाद अगर 2000 में देखा जाए तो ये कितना हो गया, सीधा डबल, 6000 घन किलोमीटर वर्ष से भी अधिक हो गई। तो ये समझिए, अगर एक ये देखा जाए कि एक मनुष्य जो है कितना पानी जो है यूज़ करता है, जो भारत में सबसे ज़्यादा जो वेस्टेज वाटर का होता है ना वो बोला जाता है इंडियंस करते हैं, और सबसे ज़्यादा जो इसका प्रयोग करते हैं ना शौच में। बाहर की कंट्री में जहाँ पे बर्फीला एरिया, जो ठंडी एरिया, वहाँ तो लोग इस तरह से वो करते ही नहीं है। मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करने जा रही हूँ, आप लोग थोड़ा सा इसको समझिएगा। देखिए जो पानी है, लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी जो है 3 किलो, मतलब कि 3 लीटर जो है अगर वो पानी पीता है, ठीक है,
खाना बनाने में 4 लीटर, नहाने में 20 लीटर, शौचालय में जो है 40, वस्त्र धोना उसमें जो है बर्तन धोना, इसे एक तरह से कितना है 150 लीटर मायने रखता है। ठीक है, तो अब इसको जो है हम पर डिपेंड करता है कि इस पानी को हम कितना कम से कम यूज़ करें, जिससे कि जो जल की जो अलवणीय जल है उसकी जो है आपूर्ति जो है कमी ना पड़े, क्योंकि अलवणीय जल की जो है ना हमेशा कई देशों में ना जल की जो है बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिलती है। ठीक है, तो जल की मात्रा इतना अधिक होने के बाद भी जो है जल की अगर कमी देखने को मिल रही है तो आप समझ जाइए। अब देखिए आगे हम बात करते हैं जल संसाधनों का संरक्षण किस प्रकार किया जाए, इसको समझने की जरूरत है। और ये क्वेश्चन जो कैसे आएगा, कथन और कारण बेस्ड में, तो क्योंकि आपको एनसीईआरटी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है और इसको जो है इतना याद करने की जरूरत नहीं है, बस समझने की जरूरत है। ठीक है, देखिए आज विश्व में जो है शुद्ध और पर्याप्त जल जो है स्रोतों तक पहुंचना एक बड़ी समस्या बन गई है। हम सब लोग जानते हैं कि जो आज के टाइम में शुद्ध और पर्याप्त जल, शुद्ध जल हो और पर्याप्त मात्रा में लोगों तक पहुंचाना सबसे बड़ी समस्या है, जो कि जल एक नवीकरणीय संसाधन है जो कि कभी खत्म नहीं हो सकता। ठीक है, इसका अति उपयोग अगर हम करें, ज़रूरत से ज़्यादा इसको जो है वेस्टेज करें और इसमें प्रदूषण मतलब प्रदूषित करें, तो इसके उपयोग के लिए जो है अनुपयुक्त बना देता है। मतलब कि ये जो उपयोग है ना, ये हम उसका उपयोग अच्छे से कर ही नहीं पाएंगे। सबसे पहली बात, अधिकांश रसायन अजैव निम्नीकरण होने के कारण जल द्वारा मानव शरीर में पहुंच जाते हैं। ठीक है, इन प्रदूषकों को जल निकायों में छोड़ने से पहले, आप लोग देखते होंगे जो फैक्ट्रीज हैं उसका जो है ऐसे ही जो है कूड़ा करकट जो है नदी घाटियों में डाल दिया जाता है। तो अगर ऐसे छोड़ने के बजाय पहले बहिस्रावों को उपयुक्त विधि से शोधित करके जल का प्रदूषण नियंत्रित किया जा सकता है। ये जो है जल संरक्षण के उपाय बताए गए हैं कि किस तरीके से जो है जल को प्रदूषित होने से बचाया जा सकता है। तो जो रसायन अजैव निम्नीकरण होने के कारण जल जो है मानव शरीर में पहुंच जाते हैं, लेकिन इन प्रदूषकों को जल निकायों में अगर छोड़ने से पहले ही बहिस्रावों के उपयुक्त विधि द्वारा से शुद्ध करके जल को प्रदूषण से मतलब कि जल को प्रदूषण नियंत्रित जो है क्या क्या किया जा सकता है। ठीक है, मतलब कि जल को प्रदूषित होने से बचाया जा सकता है। दूसरा पॉइंट क्या है, जल संग्रहण पृष्ठीय प्रवाह को बचाने का एक महत्वपूर्ण विधि है। मतलब कि जल को संग्रहित करके जल संसाधन का हम संरक्षण कैसे कर सकते हैं। जल एक नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन इसका जो है संग्रहण करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर इसका जो है अगर चाहते हैं कि इसको पर्याप्त मात्रा में मिलते रहे, तो जल संग्रहण पृष्ठीय प्रवाह को बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण विधि है। जैसे वन और अन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रवाह को मंद करते हैं। ठीक है, और भूमिगत जल को जो है पुनः पूरित करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम वनारोपण करेंगे ना, तो उससे भी जो है जल का संग्रहण हम कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है जल हमारी क्या होगा, धरती के नीचे जाएगा। ठीक है, अब जल का प्रयोग जो है खेतों में भी किया जाता है। जल का प्रयोग जैसे कि लोग खेती करने के लिए करते हैं, राइट, इस तरह से खेती करने के लिए करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो है खेती में भी वेस्टेज होता है। कहीं ना कहीं ट्यूबवेल चलता है, कहीं ना कहीं जो है नहरों के द्वारा जल को डाला जाता है, तो कई बार जो खेतों से पानी बाहर चला जाता है, तो वो वेस्ट ही हो रहा है ना। तो इसको किस तरीके से, अगर जल का सही तरीके से प्रयोग करना है तो स्प्रिंकलरों द्वारा इस तरीके से इसके माध्यम से जो है सिंचाई करना अधिक प्रभावी विधि है। जल रिसाव को कम करने के लिए, खेतों को सिंचित करने के लिए, क्योंकि नाली के द्वारा जाएगा या पाइप के द्वारा जाएगा तो जल जो है उसका रिसाव होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं जो है जल वेस्ट होगा, इधर उधर कहीं फटा है या कहीं नाली में से रिसाव हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है जितना खेतों में जल जाना था वो कहीं ना कहीं इधर उधर हो जाएगा। मतलब कि जहाँ पे पर्याप्त रूप से मिलना चाहिए उसे ना मिलके इधर उधर आपका जल वेस्ट हो रहा है। तो अगर इस विधि का हम प्रयोग करें तो इससे जो है जल के रिसाव को कम करने के लिए और खेतों को सिंचित करने के लिए नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए। रिसाव को और वाष्पीकरण से होने वाली जल क्षति को रोकने के लिए क्षेत्र में स्प्रिंकलरों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब आप खेती में ना जल भरते हैं तो कहीं ना कहीं जो है बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, तो कहीं ना कहीं वो वाष्पीकरण के रूप में वो जल जो है वापस चला जाएगा। तो अगर आप चाहते पर्याप्त मात्रा में आपके पौधे को पानी मिले, आप जो भी बीज डालें उसको सही से, तो स्प्रिंकल का प्रयोग कर सकते हैं। ड्रिप और टपकन विधि भी जो है इसी प्रकार की एक विधि है। अगर आपको जल का संरक्षण करना है तो जैसे कि मान लो कोई पौधा है, ठीक है, तो ड्रिप और टपकन विधि, तो इसमें डायरेक्ट जो है इसके जड़ में पानी देना, ड्रिपिंग करना। ठीक है, ड्रिप और टपकन विधि वाष्पीकरण और अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में, जो शुष्क प्रदेश है वहाँ पे जो है सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता है। ड्रिप अथवा टपकन विधि का जो है प्रयोग किया जाता है। ओके,
तो उम्मीद करती हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर कहीं पर भी कोई भी डाउट है, ठीक है, कहीं पर भी लगता है कि कुछ समझ में नहीं आया, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अगर कोई भी चीज़ लगता है कि किस तरीके से पढ़ना है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है या जो मैंने बताया उसमें कुछ आप लोगों को डाउट हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। ठीक है, तो यहाँ तक जो है मैंने आप लोगों को करवा दिया। कल जो है हम करेंगे प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। ठीक है, ये कल चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और उसको भी मैं जो है एक एक पॉइंट जो है आप लोगों को करवाऊँगी। देखिए, जो मैंने करवाया है ना, इसको जो है आपको अलग से एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अलग से एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी से ही ये नोट्स बनाए हैं आप लोगों के लिए। तो बस आप लोग जो है इसको लीजिए और अच्छे से पढ़िए और अभी से जो है स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी रही होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ हिट लाइक बटन एंड लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए। और सीटेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे पेपर 1 या पेपर 2 की, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर सीटेट के रिगार्डिंग आप लोगों को टिप्स एंड ट्रिक्स की ज़रूरत है, एक सही गाइडेंस की ज़रूरत है, तो ऑल द बेस्ट।